Morning everybody. Now we are continue to discuss about chapter 4 of history of class 8 द ट्राइबल कम्युनिटी। इसको हम लोग डिस्कस कर रहे थे। अब जो है हमारा अगला टॉपिक है हाउ डिड द ब्रिटिश रूल अफेक्टेड द ट्राइबल्स। कैसे अंग्रेज़ों द्वारा बनाए गए नियम कानून से आदिवासी समाज पर असर पड़ा और क्या असर पड़ा, इस पर डिस्कस करेंगे। द ट्राइबल्स वेयर ट्रेडिशनली ए बिग क्लोज कनेक्ट टू द कम्युनिटी। जो आदिवासी लोग थे परंपरागत रूप से वो अपने समुदाय से बहुत वेल कनेक्टेड थे। दे प्रेफर्ड टू लाइव आइसोलेशन एंड डिड नॉट इनकरेज द आउटसाइडर इनटू देयर कम्युनिटी। उनका जो जीवन था या उनका जो रहन सहन था वो एकांत प्रिय थे और वो नहीं चाहते थे कि कोई बाहरी व्यक्ति जो है उनके समाज में या उनके समुदाय में या उनकी सभ्यता या संस्कृति में इंटरफियर करे। ब्रिटिश रूल लेड टू मेनी चेंजेस इन देयर ट्राइबल सेटअप। अंग्रेजों द्वारा बनाए गए नियम कानून से उनके जीवन में बहुत से परिवर्तन आए। फॉर वन, उनमें से एक है देयर आइसोलेशन केम टू बी एंड। उनका एकांतपन या एकांत प्रियता जो थी वो अंग्रेजों द्वारा बनाए गए नियम कानून से कहीं ना कहीं अफेक्टेड हुआ। अब आते हैं स्टेप बाय स्टेप। नंबर वन, ट्राइबल डिस्पोज्ड ऑफ देयर लैंड, यानी उनको अपनी ज़मीनों से हटा दिया गया, पदस्थ कर दिया गया। द कंपनी टुक ओवर लास्ट ट्रैक ऑफ लैंड कल्टिवेटेड बाय द ट्राइबल्स। ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो है बहुत लंबी ज़मीनें जो है आदिवासियों से ले ली जिस पे कि कभी वो खेती किया करते थे, मतलब जो कि कभी ट्राइबल्स के कंट्रोल में हुआ करती थी। द लैंडलेस ट्राइबल बिकेम वेस्ट लेबर एंड वेयर फोर्स टू ग्रो द कैश क्रॉप। अब अधिकांश आदिवासी जो हैं लैंडलेस हो गए, ज़मीन विहीन हो गए ना, तो उनके सामने मजदूरी करने के अलावा और कुछ नहीं रहा। और ऐसी कंडीशन में कुछ आदिवासियों से अंग्रेज़ों ने कैश क्रॉप जैसे कि इंडिगो, टी जैसी फसलों को उगवाना स्टार्ट किया। यू हैव रीड इन द प्रीवियस चैप्टर, आपने इसके पहले चैप्टर में पढ़ा है, द राइजिंग ट्रेंड टूवर्ड्स द कल्टिवेशन ऑफ कैश क्रॉप, कि अंग्रेज़ों ने कैश क्रॉप को, नगदी फसलों को बढ़ावा दिया अपने फ़ायदे के लिए। दिस ट्राइबल्स वी आर पेड वेरी लो वेजेस, मतलब वो अंग्रेज़ों को बहुत कम मजदूरी दिया करते थे अंग्रेज ना, वो मतलब अंग्रेज। द ट्राइबल्स रिस्ट्रिक्टेड द लॉस ऑफ देयर लैंड एंड कंसीडर्ड देमसेल्फ टू बी नेचुरल ओनर ऑफ द लैंड ना। आदिवासियों को उन्हीं की ज़मीनों पे या उन्हीं के जंगलों में प्रवेश पे रोक लगा दी गई किसी समय में जो उन ज़मीनों या जंगलों के मालिक हुआ करते थे, नेचुरल ओनर हुआ करते थे ना। एंड दे हैड बीन कल्टिवेटिंग एंड सेंचुरीज, कई शताब्दियों से जंगल और जो उनकी ज़मीनें थी ना, उनके पूर्वजों की जो ज़मीनें थी ना उनकी हुआ करती थी। लेकिन अंग्रेज़ों ने कुछ ऐसे रूल्स रेगुलेशन बनाए कि उनसे जंगल भी छीन लिए गए और वो ज़मीनें भी छीन ली गई जिसके कि वो स्वामी या मालिक हुआ करते थे। नंबर सेकंड है हाई रेवेन्यू डिमांड। अंग्रेज़ों ने जो है कुछ इलाकों में ना ज़मीन के जो टैक्स होते हैं जिसको रेवेन्यू कहते हैं उसको बढ़ा दिया। इसका भी बुरा असर पड़ा आदिवासियों के लाइफ पे। द कंपनी डिड नॉट डिप्राइव ऑल ट्राइबल ग्रुप्स ऑफ देयर लैंड। कंपनी ने सभी आदिवासियों से उनकी ज़मीन नहीं छीनी। सम ग्रुप्स वेयर अलाउड टू रिटेन देयर लैंड, कुछ ग्रुप्स को अधिकार था कि वो अपनी ज़मीन पे कल्टीवेशन करें ऑन द कंडीशन डेट दे वुड पे रेवेन्यू टू द ब्रिटिश ना, उसके बदले जो है उनको ब्रिटिश या ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है रेवेन्यू देना पड़ेगा। रेवेन्यू माने लैंड टैक्स, ज़मीनों पे लगने वाला टैक्स जो कृषि योग्य ज़मीन होती है। हाउ एवर द रेवेन्यू फिक्स्ड वॉज ऑफन वेरी हाई ना, उन ज़मीनों पे जो रेवेन्यू जो टैक्स था वो फिक्स्ड था और बहुत ज़्यादा था। द मेथड ऑफ कलेक्शन वाज आल्सो स्ट्रिक्ट, और टैक्स लेने का जो सिस्टम था वो बहुत ही कठोर था। व्हेन द ट्राइबल्स वेयर अनेबल टू पे, जब जिस कंडीशन में आदिवासी अपने टैक्स को देने में असफल हो जाता था, दे वेयर इवेक्टेड फ्रॉम देयर लैंड, उसको उसकी ज़मीन से अलग कर दिया जाता था, यानी उससे उसकी ज़मीन छीन ली जाती थी। द लैंड लेस ट्राइबल्स वेयर पुश्ड इनटू द फोर्स्ड लेबर, और ऐसी कंडीशन में मजदूरी करना उसके पास एकमात्र रास्ता था। यानी आप कह सकते हो कि आदिवासियों से उनकी ज़मीनें छीन ली गई और उनको मजदूर बना दिया गया। नंबर नेक्स्ट आते हैं सेटल्ड एग्रीकल्चर
जो है स्थापित कृषि या जो है कंपनी वांटेड टू रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम। ईस्ट इंडिया कंपनी चाहती थी या अंग्रेज चाहते थे कि उसकी इनकम, कंपनी की इनकम कंटिन्यू लगातार बनी रहे। इट फाउंड डैट, इसके लिए उन्होंने क्या किया, ए पास्टलिस्ट वेरी डिफिकल्ट टू द मॉनिटर टू दे नाइदर हैड टू पे होम और नॉट सेटल ऑक्यूपेशन। तो जो चरवाहे थे पास्टलिस्ट ना, जो चरवाहे होते थे उससे अंग्रेज़ों को बड़ी दिक्कत होती थी ना, क्योंकि ये चरवाहे जो थे वो परमानेंट नहीं रहते थे और ना ही जिस ज़मीनों पे वो अपने जानवर चलाते थे उसका वो कोई टैक्स देते थे ना ही उनका कोई परमानेंट सेटलमेंट था, ना कोई उनका मतलब जो परमानेंट बिजनेस था ना। सो इसलिए इट फोर्स्ड मेनी ट्राइबल, अधिकांश आदिवासियों पर दबाव दिया गया टू बिकम द सेटल्ड एग्रीकल्चर, वो लोग सेटल्ड एग्रीकल्चर करें। पे ए फिक्स रेवेन्यू टू द कंपनी, इसके बदले में कंपनी को जो है रेवेन्यू मिलेगा, पैसा मिलेगा, ज़मीन का टैक्स मिलेगा। द ट्राइबल प्रोटेस्टेड एज द लैंड एज आइदर नॉट प्रोडक्टिव इनफ और इट्स फर्टिलिटी डिक्लाइन आफ्टर द कंटिन्यूस कल्टिवेशन फॉर फ्यू ईयर्स ना। और बताया गया जो ट्राइबल्स थे ना वो कई साल कंटिन्यू अपनी ज़मीनों में खेती कर रहे थे, जिस कारण से उसकी फर्टिलिटी जो थी डिक्लाइन होने लगी। और सीधी बात है कि प्रोडक्शन में भी उसका असर आएगा। तो ऐसी कंडीशंस में टैक्सेस तो कम नहीं हो रहे थे, प्रोडक्शन कंपेयर में कम हो गए थे और अंग्रेज़ों को या ईस्ट इंडिया कंपनी को जो भी था टैक्सेस तो देने ही थे, वो उसमें छोड़ने वाले नहीं थे। तो कहीं ये भी कंडीशन जो थी उनकी सोशल इकोनॉमिक लाइफ को आप कह सकते हो कि कहीं ना कहीं डैमेज की। ये कहते हैं चेंजेस इन द फॉरेस्ट लॉ, अब अंग्रेज़ों ने जो है जो फॉरेस्ट लॉ था उसमें भी बदलाव किए। द कंपनी आल्सो मेड चेंज इन द फॉरेस्ट लॉ, उन्होंने फॉरेस्ट लॉ में बदलाव लाए अंग्रेज़ों ने। इट डिक्लेयर्ड फॉरेस्ट एज ए स्टेट प्रॉपर्टी, उन्होंने कहा कि जंगल जो है सरकार की संपत्ति है। रिस्ट्रिक्शंस वेयर पुट ऑन द कलेक्शन ऑफ द फायर प्रोडक्ट्स, अब जंगलों में प्रवेश पर रोक लग गई ना, कुछ जंगलों में प्रवेश पर रोक लग गई और उन जंगलों से आदिवासी कोई भी सामान नहीं ला सकते थे। ऑन प्रैक्टिसिंग शिफ्टिंग कल्टीवेशन, इससे वो शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी नहीं कर पाएंगे क्योंकि शिफ्टिंग कल्टीवेशन में लोग पेड़ या जंगलों को काट करके खेती करते थे ना, कुछ समय बाद उस जगह को छोड़ के नए पेड़ों या जंगलों को काटते थे। ऑन द कटिंग ट्री, अब वो लोग पेड़ काट भी नहीं सकते आदिवासी लोग, ना ही वहाँ शिकार कर सकते हैं। एक्चुअली में अब तो जंगल में प्रवेश करने पर एक तरह से रोक लग गई थी। इन सम पार्ट्स, कुछ इलाकों में ट्राइबल्स वेर नॉट इवन अलाउड टू द स्टे इन द फॉरेस्ट, अब कुछ इलाकों में तो जो है आदिवासियों को जंगल में रहने की अनुमति भी नहीं थी। दिस चेंज द इंटायर लाइफ स्टाइल ऑफ द ट्राइबल्स, ये नियम कानून जो है आदिवासियों के जीवन में पूरी तरह से बदलाव ला दिए गए। द ट्राइबल प्रोटेस्ट अगेंस्ट दिस लॉ, अंग्रेज़ों के विरुद्ध जो है आदिवासियों ने अपना आंदोलन चलाया। द ट्राइबल सिंस दे कंसिडर द फॉरेस्ट एंड ऑल इट्स प्रोड्यूस एज बिलोंगिंग टू देम ना, और सीधी बात है कि जो जंगल कभी आदिवासियों के या ट्राइबल ग्रुप्स के थे आज वो स्टेट प्रॉपर्टी में कन्वर्ट हो गए थे। तो कहीं ना कहीं इससे जो है ट्राइबल्स को बड़ी समस्याओं या दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। अब आते हैं अगला टॉपिक, रोल ऑफ ट्रेडर्स एंड मनी लेंडर, व्यापारियों या साहूकारों का क्या रोल था। तो कह रहे ट्राइबल्स वेर लार्जली सेल्फ सफिशिएंट, जो आदिवासी लोग थे वो बड़े पैमाने पे सेल्फ सफिशिएंट थे, अपने समुदाय आत्मनिर्भर थे, उनके समाज में सभी चीज़ें वो खुद बनाते थे। हाउएवर, हालांकि फॉर समथिंग, कुछ चीज़ें दे हैड टू डिपेंड ऑन आउटसाइडर, वो आउटसाइडर पर डिपेंड थे कुछ चीज़ों के लिए। द ट्रेडर्स चार्ज वेरी हाई प्राइसेस फॉर द गुड्स एज दे सोल्ड इन द ट्राइबल्स, और जो साहूकार या व्यापारी लोग थे वो उन सामानों के दाम को बहुत ऊंचा बेचते थे जो कि आदिवासियों के ज़रूरत के लिए होती थी। आल्सो द ट्राइबल्स ऑफन हैड टू टेक द शॉर्ट टर्म लोन फ्रॉम द मनी लेंडर, और कभी कभी जो है आदिवासी लोग जो है मनी लेंडर से छोटे समय के लिए पैसा उधार लेते थे। हु चार्ज ए वेरी हाई रेट ऑन इंटरेस्ट ऑन द इलिटरेट ट्राइबल, जो कि निरक्षर आदिवासियों से ना बड़े ऊंचे ब्याज दर पे मतलब जो है पैसा देते थे। कौन? साहूकार या मनी लेंडर या आप कह सकते हो ट्रेडर्स, क्योंकि जरूर मतलब आप जानते हैं कि सामाजिक मतलब आर्थिक जीवन में आदिवासियों को लोन लेने की ज़रूरत पड़ती थी
तो ट्रेडर्स लोन तो देते थे, लेकिन उनसे जो है ब्याज की दर जो है बहुत ऊंची रखते थे। सो द ट्रैवल वेयर ऑफन कॉट इन द साइकिल ऑफ द डेप्थ। तो इस प्रकार जो है आप कह सकते हो कि आदिवासी जो है गरीबी के एक चक्र में फंस गए, लोन चुकाने में, उसके ब्याज को चुकाने में। अगर नहीं चुका पाएंगे तो उनको अपनी ज़मीन से भी हाथ धोना पड़ेगा। दे कंसिडर देम एज द इवल इन्फ्लुएंसेस एंड रिस्ट्रिक्टेड देयर प्रेजेंस अमंग देम ना। और सीधी बात है, आप कह सकते हो कि कहीं ना कहीं जो है वो अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार लिए, क्योंकि सीधी बात है साइकिल ऑफ डेप्ट, कर्ज के एक बोझ में डूब गए और आप कह सकते हो कि उससे निकलना बहुत ही मुश्किल हो गया। अगला आते हैं द ट्राइबल चीफ्स, मतलब ट्राइबल मुखिया जो होते थे गांव के। द ट्राइबल चीफ्स लॉस्ट देयर फॉर्मर इम्पोर्टेंस। जो मुखिया थे वो अपनी पुरानी इंपॉर्टेंस को लूज कर दिए। आदिवासी हुए मुखिया अपनी पुरानी महत्व को, इम्पोर्टेंस को। बिफोर अराइवल ऑफ द ब्रिटिश, अंग्रेज के आने के पहले, दे इंजॉय द लॉट ऑफ पावर। उनके पास बहुत सी शक्तियाँ थी ट्राइबल चीफ के पास ना, अपनी पूरी ग्रुप या समुदाय की। अंडर द ब्रिटिश के अंडर में आने के बाद दे लॉस्ट ऑल देयर अथॉरिटी। उनको अपनी अथॉरिटी या शक्तियों से हाथ धो देना पड़ा। एंड बिकेम मेयर ऑफ द एजेंट। और वो केवल एक एजेंट के रूप में, प्रतिनिधि के रूप में काम करने लगे अंग्रेज़ों के। दे हैड टू अपीयर देयर ब्रिटिश मास्टर एज वेल एज कंट्रोल देयर ओन पीपल ना। अब वो अंग्रेज़ों के आदेश या दिशा निर्देश पे, अंग्रेज़ एक तरह से मालिक थे ना, आप कह सकते हो पूरे भारत के। तो उन्हीं के दिशा निर्देश पे वो अपने आदमियों की, मतलब जो देखभाल करते थे, उनको ना कंट्रोल करते थे। दे आल्सो हैड टू फॉलो द लॉ मेड बाय द ब्रिटिश। वो अंग्रेज़ों द्वारा बनाए गए रूल्स रेगुलेशन को खुद फॉलो करते थे और अपनी कमिटी के द्वारा फॉलो कराते थे। एंड पे देम ट्रिब्यूट। और उसके बदले मतलब जो है ना, वो अंग्रेज़ों को कहीं ना कहीं लगान या आप टैक्सेस को पेड करते थे। तो आप ये कह सकते हो कि ये एक एजेंट थे अपने ग्रुप और अंग्रेज़ों के बीच में, कमिटी और अंग्रेज के बीच में। अंग्रेज़ द्वारा बनाए गए रूल्स रेगुलेशन को अपनी कमिटी में फॉलो कराना और अपनी कमिटी से जो टैक्स कलेक्शन था वो अंग्रेज़ के खाते में पेड करना, ये इनका मेन काम हो गया। ट्राइबल रिवोल्ट। देयर वे मेनी ट्राइबल रिवोल्ट ड्यूरिंग द 19वीं सेंचुरी। 19वीं शताब्दी में अधिकांश आदिवासी विद्रोह हुए। द मेन काजेज वाज, जो मेन कारण था विद्रोह का, डिस्ट्रप्शन इन द ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ ऑफ द ट्राइबल्स। आदिवासियों की जो परंपरागत जीवन शैली थी उसमें जो भी अवरोध था अंग्रेज़ों द्वारा, उसके कारण ये विद्रोह होना स्टार्ट हुआ था। द कोल रिबिलियन जो 1831-32 में हुआ, मतलब चला। संथाल रिबिलियन जो है 1855 में हुआ। ये दो मेजर रिबिलियन थे। इसके अलावा द ओरान अंडर लीडरशिप ऑफ जत्रा ओरान जो रिवोल्ट था, जत्रा ओरान के मतलब जो है लीडरशिप में हुआ। रिबिल्ड द मोस्ट वाइड स्प्रेड एंड लॉन्ग लास्टिंग प्रोटेस्ट हाउएवर वाज द मुंडा। अब इसको जो है हम लोग मुंडा जो है रिबिलियन ना, मुंडा एक आदिवासी समाज था जो अभी भी है, जो कि आप कह सकते हो छोटानागपुर रीजन पाया जाता है। तो मुंडा विद्रोह जो है उसको हम लोग पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे। तो आगे आते हैं। द मुंडा रिबिलियन वाज द वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल रिवोल्ट ऑफ द लेट 19वीं सेंचुरी। मतलब जो है आखिरी 19वीं शताब्दी में, मतलब जो है 19वीं शताब्दी के आखिरी समय में मुंडा रिबिलियन स्टार्ट हुआ। मुंडा विद्रोह मुंडा कमेटी द्वारा स्टार्ट हुआ, जो कि कंसंट्रेटेड इन द छोटानागपुर रीजन, जो कि छोटानागपुर रीजन में फैला हुआ था, व्याप्त था। इट वाज लीडेड बाय द बिरसा मुंडा। और इस विद्रोह के जो लीडर थे वो बिरसा मुंडा थे। बिरसा मुंडा जो मुंडा रिबिलियन के लीडर थे, बहुत ही मतलब पॉपुलर पर्सनालिटी थे। इनकी जो एक स्टैचू है वो आपके पार्लियामेंट के सामने जो है संसद भवन के कैंपस में लगी हुई है। करा कि द उगलूलन एंड द ग्रेट tumult as it came to be called, aimed at driving out the British and their agent and establish the मुंडा राज। इनका जो मेन एम था वो था कि अंग्रेज़ों को अपने क्षेत्र से हटाना और पूरे क्षेत्र में अपनी कम्युनिटी का राज होना, यानी अपना कह सकते हो कि फिर से मुंडा राज एस्टेब्लिश करना छोटानागपुर रीजन के आसपास के इलाकों में। और जो
विजिट्स ब्रेस्ट थे या जो उनके एजेंट्स थे उनके थ्रू जो उनका एक्सप्लॉटेशन हो रहा था उसको ख़त्म करना था इनका मेन एम। बिरसा मुंडा वांटेड टू ब्रिंग बैक द गोल्डन एज ऑफ द मुंडास। वो चाहते थे कि पुराना समय वापस आ जाए ना, पुराना समय मतलब जैसे कि अतीत का समय जिसमें कि वो जो आदिवासी कम्युनिटी मुंडा थी उनके पास अधिकार थे, उनके पास जंगल थे ना, वो जो है उनके पास ज़मीनें थी, वो जैसा चाहे वैसा करते थे ना, पहले वो स्वतंत्र थे, वो वैसे ही समय चाहते थे कि गोल्डन पास्ट हो। ही वांटेड टू फ्री हिज पीपल फ्रॉम द ऑपरेशन एंड ट्रेडर्स मनी लेंडर एंड जमींदार एंड ब्रिटिश। और सीधी बात है, वो चाहते थे कि लोग जो हैं व्यापारियों, मनी लेंडर, जमींदार और अंग्रेज़ों के चंगुल से छूटे। ही आस्क्ड द ट्राइबल टू द फोर्सफुली टेक बैक द लैंड एंड दैट द ब्रिटिश हैड टू टेकन अवे फ्रॉम देम ना। उन्होंने आदिवासियों से कहा कि वो मतलब जो है वायलेंस होके वो मतलब जो है अपनी ज़मीनों को अंग्रेज़ों से वापस ले ना, लड़के वापस ले, और अंग्रेज़ों को ऐसा करना ही पड़ेगा। मतलब वो एक तरह से आप कह सकते हैं हिंसक या अंग्रेज़ों से लड़ करके अपनी ज़मीनों को, अपने जंगलों को वापस छीनना चाहते थे। द मूवमेंट लॉन्च बाय द बिरसा मुंडा द्वारा जो है ये मूवमेंट आंदोलन लॉन्च हुआ। वॉज आल्सो ए सोशल मूवमेंट, ये सामाजिक आंदोलन था। इट एम्ड एट रिफॉर्मिंग द ट्राइबल सोसाइटी। इसका जो उद्देश्य था वो कहीं ना कहीं आदिवासी समाज जो मुंडा समाज में के समाज थे उसको रिफॉर्म करना था, उसमें सुधार लाना था। बिरसा वांटेड पीपल टू गिव अप प्रैक्टिसेस दैट ही कंसीडर्ड इवल such as drinking liquor, performing animal sacrifice, worship of evil spirit and the leading of the dishonest life। बिरसा मुंडा चाहते थे कि जो है जो उनके समाज में जो बुराइयां हैं जब तक लोग उसको नहीं छोड़ेंगे हम अंग्रेज़ों से जीत नहीं सकते। उनके यहाँ बुराई क्या थी, उनके समाज में अधिकांश लोग नशा करते थे ना, शराब पीते थे, वो लोग अंधविश्वासी टाइप के थे, वो लोग जीव हत्या करते थे ना, वो लोग जो हैं आप कह सकते हो कि भूत प्रेत मतलब पे विश्वास करते थे, बिकॉज कहीं ना कहीं दे वे रिलेटेड, वो असुरक्षित थे और ये सब बुराइयां उनमें थी। और जब तक ये बुराइयां उनमें रहती थी तो वो अंग्रेज़ों से आप कह सकते हो जीत नहीं सकते थे। तो कहीं ना कहीं बिरसा मुंडा चाहते थे कि ये बुराइयां भी उनकी कम्युनिटी से या उनके समाज से हटे ना। आगे आते हैं, द ब्रिटिश केम डाउन हैवली अगेंस्ट द रिबिलियन। दे अरेस्टेड द बिरसा इन द 1895 एंड प्रिजन। अंग्रेज़ों ने बहुत बुरी तरह से विद्रोह को आप कह सकते हो कुचला। उन्होंने बिरसा मुंडा को 1895 में अरेस्ट किया और उनको जेल भेज दिया ना। ही डाइड सून आफ्टर, कुछ ही समय बाद बिरसा मुंडा की डेथ हो गई, मृत्यु हो गई। द मूवमेंट फिजल, और ये जो आंदोलन था वो एक तरह से आप कह सकते हो ख़त्म हो गया। आफ्टर दिस, उसके बाद थो द स्पॉटिक प्रोटेस्ट कंटिन्यू, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं हल्का फुल्का आंदोलन जो था मुंडा ग्रुप की तरफ वो चलता रहा, क्योंकि एक लीडर खत्म हो गया, दूसरा लीडर आया होगा, दूसरे लीडर के बाद तीसरा लीडर आया होगा। इस तरह से आप देख सकते हो कि बिरसा मुंडा ने अपनी समाज और जो है अपने समाज के अधिकार, उनके जंगलों और उनकी प्रॉपर्टियों के लिए लड़ाई लड़ी। इतना ही नहीं, उन्होंने जो मुंडा समाज में या कम्युनिटी में जो भी सोशल इविल थी, चाहे वो लेकर मतलब जो है प्रॉब्लम रही हो, चाहे वो एनिमल सेक्रीफाइसेस रहे हुए, चाहे वर्शिप ऑफ इवल स्पिरिट्स रही हो या लीडिंग डिसऑनेस्ट लाइफ रही हो, इन सभी के खिलाफ जो है एक अभियान छेड़ा या आप कह सकते हो एक मूवमेंट छेड़ा, आंदोलन छेड़ा ना, जो कि हमेशा के लिए यादगार रहेगा। अभी आपको हमने बताया था कि बिरसा मुंडा की जो एक मूर्ति है वो पार्लियामेंट के कैंपस में लगी हुई है। तो आप सोच सकते हैं पार्लियामेंट में लगना कोई हल्के फुल्के लोग की मूर्ति नहीं लगेगी, कोई ना कोई मतलब इन्होंने बड़ा काम किया होगा। तो इस तरह से देखते हो आप, ये इन्होंने आदिवासियों के लिए कहीं ना कहीं एक आइडियल या एक आदर्श के रूप में पेश किया। ठीक है, इसी के साथ अपने हम बातों को विराम करते हैं। ओके, डेट्स ऑल।